हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिज़िका फिज़िक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज़ चल रही है उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक चल रहा है और जो पहला वीडियो इसमें बना था वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था, डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फैराडे ने उस पर एक एप्लीकेशन दिया है ना, अपना लॉ दिया, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, एक बार हम ज़रा देख लेते हैं फिर से। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग एन ईएमएफ बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं पर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाता है ना। ईएमएफ मतलब समझ, जैसे सेल के पास ईएमएफ होता था, तो आप समझ लो जैसे कोई कंडक्टर है और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स उससे चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वो सेल बन जाएगा कंडक्टर। आप ये समझो, सीधी बात है ना। दिस ईएमएफ जनरेटेड इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ द सर्किट इज क्लोज द करंट विच फ्लो इन इट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। अब अगर सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा, है ना। सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो करेगा, सर्किट ओपन है तो कहाँ करंट फ्लो करेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड से हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट। हमें पता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। आई क्या होता था, करंट, V क्या होता था, वोल्टेज, R क्या होता था, रेजिस्टेंस। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ वोल्टेज, EMF का मतलब वोल्टेज ही होता है। तो जब EMF जनरेट हो चुका है तो जो सर्किट होगी उस सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो EMF इंड्यूस को रेजिस्टेंस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई सर्किट है क्लोज्ड, इस तरह से मान लीजिए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने कोई सर्किट लगा रखा था जिसका V वोल्टेज होता था। तो अगर ये V वोल्ट का बैटरी लग गया था और इसका रेजिस्टेंस R है, तो करंट हम लोग क्या पढ़ते थे, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब यहाँ पर भी एक सेल बन गया है ना, सेल, और इसका EMF क्या हो रहा है, E हो रहा है। EMF क्या हो रहा है, E। और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मान लिया, जो कंडक्टिंग सर्किट की बात तो कर रहा, मान लो उसका रेजिस्टेंस R है ना। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाएगा, करंट। करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R, है ना। ये E क्या है, EMF इंड्यूस्ड, और ये करंट क्या आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट, और R इसका क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई होगी बात, ओके। अब फैराडे ने क्या बोला, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ज़रा देखते हैं हम लोग। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्होंने दो लॉ दिया था, एक फर्स्ट लॉ है और एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इनका यही है कि वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ persist as long as the change in the magnetic flux continues। इन्होंने कहा कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। ये फर्स्ट लॉ है। किसी भी सर्किट में अगर सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। एक बात इन्होंने बोला। दूसरी बात बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन माइनस डी फाई बाई डी टी। ये माइनस की बात डिस्कस करेंगे अभी। ये पहले तो देखो डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर डेल्टा फाई फ्लक्स में चेंज हो रहा डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो आप कहोगे कि डेल्टा टी टाइम में, ज़रा देखिए इसको मैं दिखाता हूँ। डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए फ्लक्स में चेंज हो रहा डेल्टा फाई, किसी भी सर्किट में डेल्टा टी टाइम में डेल्टा फाई चेंज हो रहा है, या डी टी टाइम में डी फाई चेंज हो रहा है, एक ही बात है। तो एक सेकंड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा वो होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
या 1 सेकंड में मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि यही हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यही हमारा क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। माने E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ माइनस साइन लगा दिया, मैंने कहा माइनस का भी डिस्कशन करेंगे क्या करता है। डेल्टा फाई अगर पॉजिटिव है, अगर डेल्टा फाई हमारा पॉजिटिव है तो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर डेल्टा फाई नेगेटिव है, डेल्टा फाई नेगेटिव है तो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा फाई पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो रहा? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ई नेगेटिव हो रहा है। और डेल्टा फाई नेगेटिव होने का मतलब फ्लक्स, डेल्टा फाई क्या होता है? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो बाद वाला ज़्यादा होगा, पहले वाला कम होगा, तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो बाद वाला कम होगा, पहले वाला ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव आएगा। तो फ्लक्स में चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, फ्लक्स में चेंज अगर नेगेटिव है तो ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक बात और है, मान लिया हमारे पास दो सर्किट है, ये सर्किट नंबर 1 है और ये सर्किट नंबर 2 है। दोनों में फ्लक्स में चेंज बराबर हो रहा। मान लीजिए यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो रहा डेल्टा फाई और यहाँ पर भी फ्लक्स में चेंज हो रहा डेल्टा फाई 2, यहाँ डेल्टा फाई 1, और ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अगर यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है और यहाँ पे टाइम t2 लग रहा है, ठीक, मान लो t1 t2 भी सेम है। अगर t1 t2 भी सेम है, डेल्टा फाई 1 डेल्टा फाई 2 भी सेम है, माने फ्लक्स में चेंज सेम टाइम में सेम हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा E1 और जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा E2, वो दोनों बराबर होंगे। लेकिन मान लो कि डेल्टा फाई 1 डेल्टा फाई 2 के बराबर है, मतलब दोनों में फ्लक्स में चेंज बराबर हो रहा है, लेकिन T1 और T2 बराबर नहीं है। तो अगर T1 और T2 बराबर नहीं है तो मान लो T1 ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है उतना फ्लक्स चेंज होने में, और यहाँ पे क्या लग रहा है? कम टाइम हो रहा है। माने यहाँ पे फ्लक्स पहले में धीरे धीरे चेंज हो रहा है और दूसरे वाले में तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि T1 ज़्यादा है तो धीरे धीरे फ्लक्स चेंज हो रहा है, T2 कम है तो तेज हो रहा है। तो फ्लक्स में जो रेट होगा चेंज का वो सेकंड में ज़्यादा है, तो E2 ज़्यादा हो जाएगा E1 से। तो अगर डेल्टा फाई 1 डेल्टा फाई 2 बराबर है और T1 ग्रेटर देन T2 की हम बात कर लें तो E1 हमारा क्या हो जाएगा जी? लेस देन E2, है ना। और अगर हम T1 लेस देन T2 की बात कर लें तो E1 हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन E2। बात मेरी समझ में आ गई होगी। ये फ्लक्स में चेंज का जो रेट होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। फ्लक्स में चेंज सेम हो रहा है, उससे मतलब नहीं है कि दोनों में फ्लक्स में चेंज सेम हो रहा है तो ईएमएफ सेम होगा, नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है ईएमएफ इंड्यूस। ये फैराडे साहब ने बताया। अगर आपको याद हो तो न्यूटन ने भी 2 लाख कुछ अपना बताया था, है ना। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड की बात करो कि अगर फोर्स लगाते हैं तो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, है ना। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T आता था। बिल्कुल लगभग उसी तरह का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर भी है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T से इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ये लेंज लॉ की बात करते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है? दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग लेंज लॉ क्या बोल रहा है? एनर्जी कंजर्व होगी। और ये कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उस तरह से होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में अपोज चेंज हो रहा है उसका अपोज करे। मतलब बात ये है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाना चाहेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहे। ये लेंज ने बताया कि जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल लेके समझाते हैं।
जैसे एप्लीकेशन ऑफ लेंदा, व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स ए कॉइल, द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। इसी का उल्टा ये है। देखिए क्या कह रहा है, ये कॉइल है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है, और ये मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें भी कोई करंट नहीं है। क्या हुआ, ये मैग्नेट अचानक इसके पास आने लगा, तो जब मैग्नेट इसके पास आने लगेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, तो इसका फ्लक्स बढ़ने लगेगा, तो ये चाहेगा फ्लक्स घटे, फ्लक्स घटे। अब कॉज क्या हो रहा है, इसके फ्लक्स में जो इंक्रीज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो ये अपने आप को नॉर्थ पोल बना लेगा कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हो जाए, मेरे पास ना आए। और इसमें नॉर्थ पोल होने का मतलब ये होता है, इसमें नॉर्थ पोल होने का मतलब ये होता है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। दूसरा देखो, अगर ये मैग्नेट दूर जाने लगता है, यहाँ मैग्नेट दूर जाने लगता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड घटने लगता, तो इसका फ्लक्स घटने लगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है। तो ये क्या चाहेगा, दूर ना जाए, क्योंकि वो फ्लक्स को घटने भी नहीं देना चाहेगा। तो जब ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट को नहीं जाने देगा। और साउथ पोल का मतलब इसमें डायरेक्शन कैसे फ्लो कर जाएगा, क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा। ओके, एक ही भी एग्जांपल है, जैसे एक कॉइल है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये स्टेशनरी है, इसमें भी कोई करंट नहीं था, पहले कोई करंट नहीं था। अब अगर ये मूव करने लगे इसके तरफ, तो यहाँ मूव करेगा तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, इंक्रीजमेंट होगा इसके फ्लक्स में। तो ये क्या चाहेगा, ये मेरे पास ना आए, है ना, तो क्योंकि इसके आने से ही यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है इसके। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इसमें करंट क्या आ रहा है, नीचे, तो इसमें करंट क्या चला जाएगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पास आ रहा, पास आने में इसको दिक्कत है, क्योंकि इसके पास आने से इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अगर ये रुका रहे तो इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो इसके पास आने से इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो ये अपने अंदर करंट ऐसे फ्लो करा लेगा जिससे कि इसको रिपेल कर सके। इसलिए देखो अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गया। क्लियर हो गई बात। इसका उल्टा देखो, एक और इसमें एग्जाम्पल दिखाया है, ये अगर ये दूर जाने लगे तो देखो इसमें करंट तो ऐसे ही था, क्योंकि ये बैटरी इस तरह से जुड़ी है तो इसमें तो करंट ऐसे फ्लो ही कर रहा था, तो ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देगा, है ना। अब ये चाहेगा ये दूर ना जाए, इसके दूर जाने से इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा था, तो इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करा देगा जैसा यहाँ पे था। तो ये पैरेलल वायर हो गए, दो पैरेलल वायर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो का, तो अट्रैक्ट करेंगे तो इसको दूर नहीं जाने देगा, या अट्रैक्ट करने लगेगा तो करंट इसमें ऐसे हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझिए। यहाँ देखिए, व्हेन टू कॉइल्स ए एंड बी आर अरेंज्ड, ये देखिए सोन है, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है ना। ये बैटरी बाहर वाले में कनेक्टेड है, देखिए इसे की को क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट ये इस तरह से आएगा, है ना, इसमें करंट एक रहेगा। जब तक बैटरी क्लोज नहीं है तब तक यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसके सेंटर पे, है ना, यहाँ कोई फ्लक्स नहीं है। जैसे बैटरी को क्लोज करोगे तो इसमें से करंट ऐसे आने लगेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अच्छा, इसमें करंट कैसे है हमारा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड देगा यहाँ पे, तो वही इसका क्या कर रहा है, फ्लक्स बढ़ा रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट कर देगा, उसका उल्टा, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड देता है यहाँ पे किधर आपको पता है, नीचे, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर देगा, ऊपर। तो इसके की को क्लोज करने से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, है ना, उसी मैग्नेटिक फील्ड को ये कम करेगा। आने वाली मैग्नेटिक कौन है, जो बाहर वाले में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको कम करने वाला कौन होगा, ये। तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर जाएगा। वही पोलैरिटी आप बदल देंगे, तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब जो फ्लक्स में चेंज का कॉज है उसी को ये चेंज करना चाहता है। एक और दिखाते हैं, जैसे देखिए एक वायर है, नीचे करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये वायर रखा है सर्कुलर वायर, इसमें पहले कोई करंट नहीं था। अब अगर इस वायर ए बी में हम करंट को इंक्रीज करें, तो अगर इसमें करंट इंक्रीज करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, है ना, वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर यहाँ हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो देखो ये फ्लक्स बढ़ रहा, तो ये फ्लक्स को घटाना चाहेगा, है ना। तो इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये चाहेगा ये दूर भागे हमसे, क्या करे, दूर भाग जाए, है ना, इसका इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाए। तो ये जो छोटा सा पोर्शन मैं यहाँ पे ले लूँ, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, इधर लेफ्ट में फ्लो करेगा। इसमें किधर जा रहा, राइट में, इधर किधर जाएगा, लेफ्ट में। क्यों लेफ्ट में जाएगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको रिपेल करेगा, कहेगा दूर भाग, यहाँ से दूर भगाने की कोशिश करेगा। आप ऐसे सीधा डायरेक्ट समझ सकते हो कि इसमें करंट राइट में है तो इसमें करंट किधर हो जाएगा, लेफ्ट में। ये छोटा सा ही पार्ट ले लो, ये छोटा सा ही पार्ट इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। उल्टा अगर इसमें तुम करंट को डिक्रीज करते,
डिक्रीज़ करते तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या करती, डिक्रीज़ करती, तो ये बढ़ाना चाहता है ना, तो इसको पास बुलाना चाहता है, और पास आ जाओ तो करंट हमारा बढ़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, तो इसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल था इसका समझने का। और भी तरीके होते हैं समझने का, मैंने आपको सिंपल बताया। पैरेलल वायर से समझे तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट अभी तो पैरेलल वायर की तरह बिहेव करेगा, और सेम डायरेक्शन में होता तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करते हैं। और देखो, जैसे एक हमने ये फ्रेम बना लिया, ये फ्रेम बना लिया, इस फ्रेम पे एक कंडक्टर लगा दिया जिसका लेंथ L है, और V स्पीड से इसको घुमा आगे चला रहे हैं, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। अब देखो ये जादू हो रहा है, यहाँ पे क्या जादू हो रहा है, ये जो कंडक्टर ये भी है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं इसको चला दूं तो ये कंडक्टर हमारा सेल बन जाएगा, इसमें EMF जनरेट हो जाएगा। क्यों भाई, जब इसको तुम आगे चलाओगे तो ये देखो एरिया इसका क्या करेगा, बढ़ेगा, तो फ्लक्स इसका क्या करेगा, बढ़ेगा, इस वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगा इसमें। और जो EMF इंड्यूस होता है वो BLV के बराबर होता है। B क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया, L क्या है, इसका जो लेंथ है, और V क्या है, जिस स्पीड से चल रहा है, ठीक है, BLV। अच्छा, ये कंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में चल कैसे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है। अगर परपेंडिकुलर चल रहा है तब ये EMF होता है BLV, और अगर परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है तो ये EMF होता है BLV sin थीटा। इसका डेरिवेशन भी अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। देखिए ये नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं डेरिवेशन कर दूंगा कि ये BLV sin थीटा क्यों आता है, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल ये थीटा है ना, तो थीटा पे डिपेंड करेगा। और थीटा अगर 0 हो गया तो EMF इंड्यूस्ड भी नहीं करेगा। मतलब अगर ये कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलेगा तो थीटा 0 या 180 होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तब मैक्सिमम होगा, और किसी और एंगल पे चलेगा तो BLV sin थीटा होगा। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है, यू कैन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई दैट। ओके, थैंक यू।